हेलो दोस्तों, वेलकम टू बीइंग प्रोडक्टिव एंड वेलकम टू डेली करंट अफेयर क्विज। तो चलिए शुरू करते हैं। इन विच स्टेट इज द बॉक्सा टाइगर रिजर्व लोकेटेड? ऑप्शन ए गुजरात, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी आसाम, ऑप्शन डी वेस्ट बंगाल। क्वेश्चन है कि बॉक्सा टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? दोस्तों इसका सही आंसर है वेस्ट बंगाल। जो बॉक्सा टाइगर रिजर्व है वो वेस्ट बंगाल में स्थित है। दोस्तों ये क्वेश्चन इसलिए है क्योंकि अभी हाल ही में जो बॉक्सा टाइगर रिजर्व है वहाँ पे 23 साल बाद एक टाइगर की तस्वीर ली गई है। पिछले 23 साल बाद ऐसा हुआ है कि किसी बाघ को स्पॉट किया गया है बॉक्सा टाइगर रिजर्व में। जो बॉक्सा टाइगर रिजर्व है ये पश्चिम बंगाल के नॉर्दर्न पार्ट में स्थित है। जो हिस्सा भूटान से लगा हुआ है वहाँ पे ऊपर की तरफ जो कूच बिहार डिस्ट्रिक्ट है उसके पास में। और इसके पास में एक और छोटा सा शहर भी है वेस्ट बंगाल का जिसका नाम अलीपुरदौर है। अलीपुरदौर शहर के पास ही बॉक्सा टाइगर रिजर्व स्थित है। दोस्तों जो बाघ है टाइगर उसका साइंटिफिक नेम पैंथेरा टिग्रिस है। और ये आईयूसीएन यानी कि इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर के रेड लिस्ट में एज अ इंडेंजर्ड स्पीसीज लिस्टेड है। दोस्तों जो हमारे देश में बाघों की संख्या है वो एक टाइम पे इतनी ज़्यादा कम हो गई थी कि सरकार को कुछ कदम उठाने पड़े और एक प्लान्ड इंटरवेंशन और कोऑर्डिनेटेड इंटरवेंशन के कारण आज हमारे देश में दुनिया में सबसे ज़्यादा बाघों की संख्या है। यानी कि पूरे दुनिया में भारत में सबसे ज़्यादा बाघ हैं। और ऐसा पॉसिबल हो पाया है एक कंजर्वेशन प्रोग्राम के कारण। टाइगर कंजर्वेशन प्रोग्राम जो कि 1973 में लॉन्च किया गया था, इसका नाम रखा गया था प्रोजेक्ट टाइगर। और जो प्रोजेक्ट टाइगर था उसको एडमिनिस्ट्रेट कर रही थी जो अथॉरिटी, उसका नाम नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी था। और अभी भी है ये अथॉरिटी और अभी भी ये बहुत सारे जो प्रोग्राम है वो करती रहती है टाइगर को बचाने के लिए। दोस्तों मैप में देख रहे होंगे कि आज हमारे देश में सबसे ज़्यादा बाघ मध्य प्रदेश में 526 हैं। और यहाँ ये एक ऐसा राज्य है जहाँ पे बाघ की सारी लगभग प्रजातियाँ हैं यहाँ पे मध्य प्रदेश में। कुछ जंगलों में है, कुछ जू में है, कुछ कंजर्वेशन सेंटर में है। उसके बाद जो ये कर्नाटक है वहाँ पे दूसरे नंबर पे बाघ सबसे ज़्यादा हैं 524। उसके बाद है उत्तराखंड में ऊपर की तरफ 442 और फिर ये महाराष्ट्र में 312 हैं। उसके बाद नीचे की तरफ तमिलनाडु में 264 है। तो आज देख सकते हैं कि इंडिया में बाघों की संख्या जो है अच्छी खासी हो गई है और बढ़ती जा रही है। तो ये एक अच्छा कदम है सरकार का और एक सफलता भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द किलिंग ऑफ 14 civilians in a military operation in Nagaland has led to fresh call for repealing the Armed Forces Special Power Act AFSPA. Which state in the northeast revoked AFSPA in 2018? अभी हाल ही में आप न्यूज़ में सुन रहे होंगे कि नागालैंड में एक मिलिट्री ऑपरेशन में 14 सिविलियन की मौत हो गई है। और इसके कारण नॉर्थ ईस्ट में बहुत ही प्रोटेस्ट और आंदोलन टाइप का कुछ हो रहा है कि आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट को हटाया जाए। और तो इसलिए ये क्वेश्चन है कि किस राज्य में 2018 में अफस्पा को रिवोक किया गया था, हटाया गया था? तो इसका सही आंसर है मेघालय। मेघालय में 2018 में अफस्पा को हटा लिया गया था। दोस्तों जो आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट है ये काफ़ी ड्रैकोनियन लॉ है एक टाइप से, क्योंकि इसके अंदर ऐसी खबरें बहुत आती है ह्यूमन राइट वॉयलेशन, ग्रॉस ह्यूमन राइट वॉयलेशन की। और ये जो लॉ है ये आज़ादी से पहले का है, यानी कि अंग्रेज़ों ने बनाया था इसे और ब्रिटिश गवर्नमेंट ने प्रमलगेट किया था इसे क्विट इंडिया मूवमेंट को सप्रेस करने के लिए 1942 में, जिसे गांधी जी ने शुरू किया गया था, गांधी जी द्वारा शुरू किया गया था सॉरी। और इंडिपेंडेंस के बाद भी गवर्नमेंट ने इसको रखा, रिटेन करके रखा। ऐसा इसलिए किया क्योंकि गवर्नमेंट का तर्क ये था कि पार्टीशन के बाद से देश में जो अराजक तत्व हैं जो अलग होना चाहते हैं इंडिया से वो बढ़ गए थे और नॉर्थ ईस्ट में इंसर्जेंसी खास करके बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। उस इंसर्जेंसी से टैकल करने के लिए जो ये अफस्पा था उस टाइम पे एक अच्छा कदम था। लेकिन फिर बाद में ऐसा देखा गया कि अफस्पा के थ्रू बहुत ही ज़्यादा ह्यूमन राइट वॉयलेशन होते गए और अभी हाल ही में जो ये सिविलियंस की मौत है वो एक इसका किस्सा है।
जो अफस्पा है वो नॉर्थ ईस्ट के अलावा पंजाब में भी लगाया गया था, फिर बाद में पंजाब में, और त्रिपुरा और मेघालय में अभी कुछ साल पहले ही त्रिपुरा में 2015 और मेघालय में 2018 में हटाया गया था अफस्पा को। लेकिन अभी भी जो अफस्पा है वो पूरे के पूरे असम और नागालैंड में लगा हुआ है, मणिपुर में भी लगा हुआ है पूरे हिस्से में, सिर्फ एक हिस्से को छोड़कर। मणिपुर का जो कैपिटल सिटी है, जो इम्फाल म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का एरिया है, वहाँ पे अफस्पा नहीं लगा हुआ है। उसके अलावा जो अरुणाचल प्रदेश के कुछ हिस्से हैं, कुछ डिस्ट्रिक्ट हैं जो कि असम के बॉर्डर पे हैं, असम बॉर्डरिंग एरिया है जो अरुणाचल का, वहाँ पे अफस्पा अभी भी लगा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस जू इन इंडिया इज द ओनली ब्रीडिंग सेंटर इन द वर्ल्ड फॉर एशियाटिक लॉयंस. Recently, 3 lionesses gave birth to 13 cubs, infusing hope in conservationists. Which is this zoo? ऑप्शन ए बनेरघट्टा नेशनल पार्क, ऑप्शन बी सक्करबाग जूलॉजिकल गार्डन, ऑप्शन सी कानपुर जूलॉजिकल पार्क, ऑप्शन डी चंद्रप्रभा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। दोस्तों अभी हाल ही में एक ब्रीडिंग सेंटर जो कि शेरों का प्रजनन केंद्र है, एक जू है, वहाँ पर रिसेंटली 3 शेरनियों ने 13 बच्चों को जन्म दिया है, और ये एक बहुत ही अच्छी न्यूज़ है। तो इनमें से वो कौन सा जू है? इसका सही आंसर है सक्करबाग जूलॉजिकल गार्डन। दोस्तों सक्करबाग जूलॉजिकल गार्डन गुजरात राज्य में जूनागढ़ ज़िले में स्थित है। आप यहाँ मैप में देख सकते हैं कि ये जूनागढ़ है। यहाँ पे गिरनार जो गिर नेशनल पार्क है, जो एशियाटिक लॉयंस, जहाँ पे दुनिया में अकेले एशियाटिक लॉयन यहीं पाए जाते हैं, इसके पास में ही ये कंजर्वेशन सेंटर है सक्करबाग जूलॉजिकल पार्क। यहीं पे 3 शेरनियों ने 13 बच्चों को जन्म दिया है। इसके अलावा जो ये बनेरघट्टा नेशनल पार्क है, ये बेंगलोर में स्थित है, कर्नाटक के, और ये एक टाइगर कंजर्वेशन पार्क है। इसके अलावा ये चंद्रप्रभा जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, ये उत्तर प्रदेश के चंदौली ज़िले में स्थित है, और ये भी एक वाइल्ड लाइफ टाइगर कंजर्वेशन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। और कानपुर जूलॉजिकल पार्क, जैसा कि आप देख रहे हैं, यूपी में है। दोस्त नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिया लॉन्च्ड एन ऑपरेशन टू इवैक्यूएट इंडियंस एंड अफगानिस्तान माइनॉरिटी मेंबर फ्रॉम द कंट्री. व्हाट इज दिस ऑपरेशन कॉल्ड? ऑप्शन ए ऑपरेशन मैत्री, ऑप्शन बी ऑपरेशन विजय, ऑप्शन सी ऑपरेशन देवी शक्ति, ऑप्शन डी ऑपरेशन राहत। दोस्तों अभी हाल ही में इंडिया ने अफगानिस्तान से अफगानिस्तान माइनॉरिटी और इंडियंस को इवैक्यूएट करने का एक ऑपरेशन चलाया था। उनमें से इसका सही आंसर है ऑपरेशन देवी शक्ति। दोस्तों इंडियन गवर्नमेंट ने ऑपरेशन देवी शक्ति लॉन्च किया था इसी वीक, अफगानिस्तान से जो इंडियन मेंबर है उनको लाने के लिए, और अफगानिस्तान जो माइनॉरिटीज़ मेंबर है, जो हिंदू और सिख कम्युनिटी के मेंबर्स थे, उनको भी लाने के लिए ऑपरेशन देवी शक्ति के थ्रू इंडियंस और अफगानिस्तान माइनॉरिटीज़ मेंबर को अफगानिस्तान से इंडिया लाया गया था। ऑपरेशन देवी शक्ति के थ्रू कुल 669 लोगों को अफगानिस्तान से इंडिया में लाया गया था, इवैक्यूएट किया गया था। इसमें से जो 448 लोग थे वो इंडियन थे, और 206 थे वो अफगानिस्तान नेशनल थे। इसके अलावा जो ऑपरेशन मैत्री है वो एक रेस्क्यू और रिलीफ ऑपरेशन था जो इंडियन गवर्नमेंट द्वारा शुरू किया गया था। इसमें जो लीड रोल था इंडियन आर्म्ड फोर्सेस का था, और ये ऑपरेशन नेपाल गवर्नमेंट को असिस्टेंस देने के लिए शुरू किया गया था। जब 2015 में नेपाल में भूकंप आया था, ये एक बहुत बड़ा अर्थक्वेक था। इस अर्थक्वेक के बाद नेपाल पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया था। उसमें भूकंप में हेल्प करने के लिए इंडियन गवर्नमेंट ने ऑपरेशन मैत्री शुरू किया था। इसके अलावा जो ऑपरेशन विजय है वो कारगिल युद्ध का हिस्सा था, और ऑपरेशन राहत भी इंडियन आर्म फोर्सेस द्वारा शुरू किया गया था। इसमें इंडियन आर्म फोर्सेस का लीड रोल था। इंडियन गवर्नमेंट ने ये ऑपरेशन इंडियन सिटीजन्स को इवैक्यूएट करने के लिए शुरू किया था। जब 2015 में यमन जब सिविल वॉर में फंस गया था, वहाँ से इंडियन सिटीजन्स को निकालने के लिए ऑपरेशन राहत चलाया गया था। दोस्तों 2015 में क्या हुआ था कि जो यमन में गवर्नमेंट थी उस टाइम, वो सऊदी अरेबिया की अलाइज थी, और मतलब फ्रेंडशिप था उनका सऊदी अरेबिया से। और जो वहाँ पे एक ग्रुप था, रेबल ग्रुप जो अभी भी है, जिसका नाम हूती है, उन दोनों के बीच लड़ाई शुरू हो गया। तब जब ये लड़ाई शुरू हुआ सऊदी लेड फोर्सेस और हूती रेबल्स के बीच में, तो यमन क्राइसिस शुरू हुआ और यमन गृह युद्ध में फंस गया।
तो वहाँ जो भी इंडियंस थे उनको इवैक्यूएट करने के लिए ऑपरेशन राहत चलाया गया था। और ये ऑपरेशन जो पोर्ट सिटी है यमन की, जो एदन, वहाँ से शुरू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूजिंग डीप लर्निंग एंड ट्रेडिशनल मशीन लर्निंग टेक्निक, which Indian Institute of Technology researchers developed a tool that can diagnose cancer by looking at whole slide image of the tumor? ऑप्शन ए आईआईटी मद्रास, ऑप्शन बी आईआईटी खड़गपुर, ऑप्शन सी आईआईटी दिल्ली, ऑप्शन डी आईआईटी बॉम्बे। दोस्तों अभी हाल ही में एक आईआईटी के कुछ रिसर्चर्स ने एक ऐसा टूल का इन्वेंशन किया है, टूल को बनाया है डीप लर्निंग और ट्रेडिशनल मशीन लर्निंग टेक्निक का यूज करते हुए, कि इसके थ्रू सिर्फ एक स्लाइड के इमेज, यानी जो ट्यूमर होता है उसके स्लाइड इमेज से ही देखकर जो कैंसर है उसको डायग्नोस किया जा सकता है। तो इसका सही आंसर है आईआईटी मद्रास। आईआईटी मद्रास के रिसर्चर्स ने एक ऐसा टूल बनाया है कि सिर्फ इमेज को देखकर, जो ट्यूमर है उसकी इमेज को देखकर कैंसर के डायग्नोस किया जा सकता है और उसके जड़ तक पहुंचा जा सकता है। और उन्होंने ऐसा डीप लर्निंग और ट्रेडिशनल मशीन लर्निंग का यूज करते हुए किया है। दोस्तों जो भी स्टडी है जिसके थ्रू टिश्यू में जो भी डिजीज है उसको पता लगाने का कार्य किया जाता है, इसको हिस्टोपैथोलॉजी कहते हैं। हिस्टोपैथोलॉजी में जो है वो उसमें टिश्यू में जो भी डिजीज है उसको स्टडी किया जाता है एक माइक्रोस्कोप के अंदर, और उसमें जो भी डिजीज के कारण है और कब तक फैलेगी, कहाँ तक फैलेगी, इन सब का पता लगाया जाता है हिस्टोपैथोलॉजी के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द वुमन शेयर ऑफ द टोटल लेबर इनकम इन इंडिया अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड इनइक्वालिटी रिपोर्ट 2022? ऑप्शन ए 18%, ऑप्शन बी 35%, ऑप्शन सी 50%, ऑप्शन डी 25%। दोस्तों अभी इसी वीक वर्ल्ड इनइक्वालिटी रिपोर्ट आई थी 2022 की, और इसमें जो भी रीजन्स है वर्ल्ड के, जो भी कंट्रीज़ है, उनमें वुमेन्स का कितना शेयर है टोटल लेबर इनकम में, उसमें बताया गया था। इसमें इंडिया का भी हिस्सा बताया गया था। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए। इंडिया में जो वुमेन्स का शेयर है टोटल लेबर इनकम में वो 18% है, यानी कि जो भी लेबर इनकम है उसका 82% जो हिस्सा है वो मेंस के पास जाता है। जो भी आदमी हैं उन्होंने 80% पे कब्जा जमा रखा है, और सिर्फ 18 यानी 100 में से 18 रुपये लेडीज़ के पास जाता है, वुमेन्स के पास जाता है, और 82 रुपये आदमियों के पास जाता है। ऐसा वर्ल्ड इनइक्वालिटी रिपोर्ट में बताया गया है। और इसमें यह भी बताया गया है कि एशिया में जो इंडिया का स्कोर है वो बहुत ही लोअर है, एशिया के एवरेज से भी लोअर है। एशिया का जो एवरेज है वो 27% था 2019 में, इससे भी कम है। जो हमारे नेबर्स हैं, जो पाकिस्तान और ये नेपाल, बांग्लादेश, चाइना, इनसे भी हमारा जो स्कोर है वो नीचे है। और इसके अलावा इस रिपोर्ट में ये बताया गया कि जो ईस्टर्न यूरोप है, यहाँ पे जो फीमेल्स लेबर इनकम शेयर है वो वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा है, नियर 41%। और इसमें भी जो मोल्डोवा कंट्री, एक छोटा सा देश है ईस्टर्न यूरोप में ही, वहाँ पे जो फीमेल इनकम है वो बहुत ही हाई है। वहाँ पे 45% जो हिस्सा है वो वुमेन्स के पास जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, The G7 meeting was hosted by Britain amid international concern over what issue? Option A, Ukraine-Russia crisis. Option B, Taliban rule in Afghanistan. Option C, humanitarian crisis in Myanmar. Option D, Tigray conflict in Ethiopia. दोस्तों अभी हाल ही में ब्रिटेन ने G7 की मीटिंग बुलाई थी, और एक इसी इंटरनेशनल कंसर्न को डिस्कस करने के लिए। जो G7 की जो प्रेसिडेंसी है इस साल की वो ब्रिटेन के पास है, इसीलिए ब्रिटेन ने इस मीटिंग को होस्ट किया था। तो वो इनमें से किस क्राइसिस को डील करने के लिए, उस पर बातचीत करने के लिए ये मीटिंग बुलाई गई थी? इसका सही आंसर है यूक्रेन रशिया क्राइसिस। दोस्तों आप न्यूज़ में बहुत सुन रहे होंगे यूक्रेन रशिया क्राइसिस के बारे में, कि यूक्रेन के ऊपर हमला होने वाला है, रशिया कभी भी यूक्रेन में इन्वेड कर सकता है, उसके ऊपर चढ़ाई कर सकता है। तो इसी मुद्दे को डिस्कस करने के लिए G7 की मीटिंग बुलाई गई थी। दोस्तों जो G7 है वो दुनिया का एक मोस्ट एडवांस इंडस्ट्रियलाइज्ड नेशंस का ग्रुप है। इसके मेंबर हैं यूनाइटेड स्टेट्स,
कनाडा, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान। और इसके अलावा जो रसिया है वो भी इसका पार्ट था, और जब ये ग्रुपिंग G8 के नाम से जाना जाता था। 2014 से पहले रसिया इसका पार्ट था, और हालांकि रसिया इसका फाउंडिंग मेंबर नहीं था, बाद में ही बना था, और 2014 तक इसके पास मेंबरशिप थी। हुआ ये था कि जब जो यूक्रेन रसिया क्राइसिस शुरू हुआ, ये 2014 में ही शुरू हुआ था, तो उस टाइम पे रसिया ने यूक्रेन को इन्वेड किया था, और इसका एक जो पार्ट था क्रेमिया यूक्रेन का, उसके ऊपर इसने कब्जा जमा लिया था, और अभी भी इसके ही कब्जे में है, रसिया के कब्जे में क्रीमिया है। तो जब ये हुआ तो उसके बाद से ही इस ग्रुप ने रसिया को बाहर निकाल दिया, और फिर ये G7 बन गया। दोस्तों, जो यूक्रेन रसिया क्राइसिस है ये बहुत ही लंबे समय से चल रहा है, 2014 से चल रहा है, जब पहली बार इसके तहत, जैसा कि मैंने अभी आपको पीछे बताया कि रसिया ने क्रीमिया पे कब्जा जमा लिया था, क्रीमिया पेनिनसुला छीन लिया था यूक्रेन से, तब से ये चल रहा है। और अभी ये मामला एक दूसरी जगह पे आ गया है, जो यूक्रेन का एक पार्ट है डोनबास, वहाँ पर ये यूक्रेन और रसिया का क्राइसिस चल रहा है। डोनबास जो एरिया है वहाँ पे जो फोर्सेस हैं, जो ग्रुप है जिन्होंने कब्जा जमा लिया इस एरिया में, वो रसियन सपोर्टर्स हैं। ऐसा क्रीमिया में भी हुआ था, क्रीमिया में भी रसियन सपोर्टर्स थे, उनके ही हेल्प से रसिया ने इस पे कब्जा जमाया था। अभी भी यही हो रहा है कि आप ये मैप में देख रहे होंगे, ये जो रेड है, लाइट रेड कलर का जो हिस्सा दिखाया गया है, इसमें ये दिखाया गया कि ये जो एरिया है वो प्रो रसियंस फोर्सेस के अंदर है, उनके कंट्रोल में है हिस्सा, और जो ये लाइट येलो वाला पार्ट है ये यूक्रेन का पार्ट है। और तो समझने वाली बात यह है कि आखिर रसिया खुद इतना बड़ा है, इतना बड़ा एरिया है उसका, पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल है, सबसे ज़्यादा एरिया है, फिर भी वो हिस्से कब्जा रहा है, छोटे छोटे देशों के ऊपर कब्जा जमा रहा है, छोटे छोटे हिस्से पर। दोस्तों, बताना चाहूँगा कि जो ये एरिया है, ये क्रीमियन पेनिनसुला, ये बहुत ही स्ट्रेटेजिक लोकेशन पे है, बहुत ही अच्छी जगह पे है रसिया के लिए, क्योंकि जब इसने रसिया ने इस पे कब्जा जमाया तो इसके थ्रू इसने ब्लैक सी का एक्सेस पा लिया, और ब्लैक सी इसके लिए, रसिया के लिए बहुत ही बड़ा स्ट्रेटेजिक गेन है ब्लैक सी का एक्सेस, चाहे वो डिफेंस के थ्रू हो या फिर चाहे वो बिजनेस या ट्रेड के थ्रू हो। और इसके अलावा आप ये कुछ पॉइंट ध्यान में रखिए कि जो ये यूक्रेन है ये रसिया से लगा हुआ है, बॉर्डर शेयर करता है। इसके अलावा यहाँ पे एक ये छोटा सा पानी का एरिया है जिसको सी ऑफ एजोव कहा जाता है। सी ऑफ एजोव ब्लैक सी से कनेक्टेड है कर्च स्ट्रेट के थ्रू। तो अभी जैसे जैसे इस डेवलपमेंट आगे बढ़ेगी तो हम इसको और भी आगे डील करेंगे। थैंक यू दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करना, सब्सक्राइब करना, और बने रहिए हमारे इस सीरीज़ के थ्रू। जय हिंद।